क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना था? ठीक है, दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, यानी कि अंतर कितना था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। बताइए। अब मतलब पहला सवाल बनाने में काफी समय लोगे भाई, पहले ही आप कॉपी पेन के साथ तैयार रहा करो। ठीक है, क्लास वैसे ही 2-3 मिनट लेट है, उसमें भी आप लोग सेट होने में समय ले लेते हैं। इतना टाइम थोड़े नहीं लगता सेट होने में भाई, कॉपी पेन लेकर बैठो। तो यहां पे क्या बोला गया है भाई, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 था और बाद में ये अनुपात 1:1 हो गया। कब? जब लड़कों को ऐड किया गया, यानी कि 8 और लड़के आ गए हैं। अनुपात बराबर होने का मतलब क्या भाई, लड़कियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, लड़कों की संख्या लड़कियों के बराबर हो चुकी है। अब कोई ये नहीं बोलेगा सर 1:1 दिया गया है, आपने 7:7 लिखा, अनुपात तो 1:1 ही है ना। तो अगर लड़कियां 7 थी वो अभी भी 7 हैं। लड़के कितने से बढ़ गए भाई, लड़कों की संख्या जो है वो 2 यूनिट से बढ़ गई। 2 की वैल्यू आपके प्रश्न में कितनी दी गई है, बोला गया 8 और लड़के यहां पे ऐड किए गए, यानी कि डाटा आपका 4 गुना दिया गया है। कितने गुना दिया गया है? 4 गुना दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनके बीच अंतर कितना था भाई, डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का। तो अंतर भी क्या होगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि अंतर कितने का था? 8 का था। ठीक है, क्या है? 8 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 8 आपके सवाल का सही जवाब है। बताइए आगे बढ़ा जाए। नीरज, एलन, पवन, निधि, अमित, रिचा, चांदनी, CKS, बहुत बढ़िया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बोला गया है एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर आपको बताना है। 40 डिग्री बताया गया भाई, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रखा हूं। वृत्त का क्षेत्रफल आपने याद कर रखा है पाई आर का स्क्वायर। इसमें आपको चुपचाप क्या करना है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 का गुणा करा लेना है। ठीक है, ये आपका हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। कोण आपको बताया गया है, त्रिज्या आपको बताई गई है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो कैलकुलेशन कर दीजिए और अपना आंसर बता दीजिए क्या होगा। आंसर 11 का मल्टीपल होगा। खैर मैंने ये आपको बता दिया। और देखो ऑप्शन कितने बेकार दिए भाई साहब ने, एक ही ऑप्शन इन्होंने ऐसा दिया है जो 11 का मल्टीपल है। मैंने आपको क्या बता रखा है, 2D और 3D में जहां पे भी फॉर्मूले में पाई आ रहा है आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, बशर्ते पाई की वैल्यू 3.14 ना दी हो। अब यहां पे एक ही ऑप्शन दिया गया है तो आपका यही आंसर है। बाकी सॉल्व भी कर लेते हैं। तो जब आप वैल्यू पुट कराते ये आपका हो जाता 40/360 और पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या आपको बताई गई है 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 × 21 हो जाएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे ये आपका 9 बार। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे 3, 3 से डिवाइड करोगे आपका ये 3, और इस 3 से डिवाइड करेंगे ये आपका 7। तो 22 × 7 कितना हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बाकी बाई ऑप्शन ये क्वेश्चन बन जाता, बाई मेथड कैसे सॉल्व होता ये हमने आपको बता दिया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। और क्लास में आने के साथ आप सेशन को लाइक, शेयर, और अगर बाय डिफॉल्ट कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। टॉपिक वाइज आपकी शाम के 6 बजे और प्रैक्टिस सेट वाली क्लास आपकी रात के 9 बजे होती है। बताइए
दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं, तो सापेक्ष गति कितनी होगी बताओ। दिशा अगर समान है तो सापेक्ष गति घटेगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड यहां पे कितना हो जाएगा। सापेक्ष गति की बात करी जाए तो 5.5 में से आप क्या करोगे, 5 घटाओगे और ये आपका आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब इनको 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, चाल कितनी है 0.5, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि समय कितना लग जाएगा इन्हें, बताइए समय इन्हें कितना लग जाएगा। ये सब कुछ सही है, 8.5 किलोमीटर और 0.5 ये आपका यहां पे आ जाएगा एक ही दिशा में क्रमशः इस चाल से चल। भाई इसके हिसाब से तो आंसर जो है आपका 8 दूनी 16 और एक आपका ये आ रहा है 17 घंटे। ठीक है, कितना आ रहा है 17 घंटे आ रहा है। आपने किसी ने सॉल्व किया है? आ तो 17 घंटे ही रहा है। तो एक बार अब इसका क्वेश्चन का डाटा चेक करा लेता हूं भाई, कहां पे गड़बड़ी है, इन्होंने क्या टाइप कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल है। और वैसे भी आज मैं जब फाइल देख रहा था तो इन्होंने काफी सारी गलतियां कर रखी हैं इसमें। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन ही गलत टाइप किया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 17 घंटे। देखो लोग ईमानदारी के साथ अपना काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं, इन्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, 17 घंटे यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। मतलब इसमें देखो जो एक नजर में मुझे गलती दिखी थी वो मैंने सुधारी है कई जगह। जैसे जो आपने पहला सवाल वहां पे किया, वहां पे जो कई जगह पे उन्होंने लड़कों को टाइप ही नहीं किया था। ठीक है, वहां पे स्पेस दे दिया था, खाली स्थान भरो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अतुल कुमार जी सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप क्लास में लेट हैं तो आओ पहले 2-4 सवाल बना लिया करो। ठीक है भाई, गुड इवनिंग करने के लिए शुरुआत में आप आए, ऐसे क्लास के बीच में फिर तो सबसे गुड इवनिंग ही होती रहेगी, कोई ना कोई आता रहेगा। और नंबर सिस्टम के सवाल जहां भी दिखाई पड़े वो सबसे बनने चाहिए। इन्होंने बोला है n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो n² यानी कि शेषफल आपका क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 5 से जब आप भाग लगाओगे तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 4 ही बचेगा ना भाई। 4 में 5 का भाग लगाएंगे तो शेषफल आपका 4 ही बचेगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का आंसर सही है। वन बाई टू डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस का 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 3/4। और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करके बता दीजिए। सबसे पहले देखो आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 गुणे 1/2 यानी कि आपका आएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पे गुणे 1/2 है और उसके बाद आपका प्लस का 1/2 है और यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जब आप उसको गुणा कराओगे तो वो आपका आ जाएगा 3/16। अब ध्यान से सुनना, 1/2 में 1/4 का भाग लगाओगे ये आपका 2 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, वरना डायरेक्ट इसको 1 भी लिख सकता था। ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 1/2 में 1/4 का भाग लगाओगे, 4 ऊपर 2 नीचे, ये आपका 2 हो गया और यहां पे आ गया 1/2। तो प्लस का यहां पे क्या होगा भाई, 16 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, यानी कि आपका आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो 1 प्लस का 8/3 सिंपल सा आपका भिन्न का जोड़ था यहां पे, तो ये आपका आ जाएगा 11/3। ठीक है, 11/3 क्या होगा, 11/3 आपके सवाल का सही जवाब होगा। और देखो आप बात को समझिए, कई लोग पता जल्दबाजी में उन्हें क्या लगता है, जैसे यहां पे वो मतलब गलत कर देंगे। ठीक है, अगर आपने यहां पे भाग के पहले गुणा लगाया
जैसे किसी ने गुणा करा दिया तो 1/8 आएगा, फिर जो है आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो सकता है इसका 4 आ जाए, इसकी वैल्यू, किसी का 4 आया था इसका मान। भाई अगर आप बॉड मास का कंसेप्ट फॉलो नहीं करोगे, किसी ने सोचो पहले गुणा करा दिया तो ये 1/8 हो जाएगा। अब जब आप 1/2 में 1/8 का भाग लगाओगे, 8 ऊपर 2 नीचे, तो वैल्यू 4 आएगी और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर आप बॉड मास का, यानी कि सबसे पहले जो ब्रैकेट वगैरह है, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर एक साथ है तो आप वहां पे क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करके बताएं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर 5% का लाभ होता है। बाकी सवाल पढ़िए और आंसर बताइए। देखो, किसी भी कारण से अगर आपका आंसर गलत हुआ है उसको गलत ही मान के चलो। अगर मैं 25 सवाल करा रहा हूं, आपने किसी भी रीजन से गलत किया, 6 गलत हुए, 7 गलत हुए, उतना गलत है। आप पता क्या, आप कहते हैं अरे छोटी सी गलती थी। भाई साहब, पेपर में भी छोटी सी गलतियां होती हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं कैसे मान लूं आप पेपर में गड़बड़ी नहीं करोगे। यहां पे तो आराम से घर में बैठे हो, पेपर में आपको जल्दी रहती है, एक तरफ से पूरी क्लास का आंसर 500 आ रहा है, भेड़ चाल क्यों चल रहे हो? भेड़ हो नहीं ना, तो कम से कम कुछ तो, मतलब कुछ लोगों को तो विचार करना चाहिए। तो भाई सारे के सारे लोग क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, या फिर आप लास्ट में पढ़ नहीं रहे हो। आपसे क्या पूछा गया है? क्या आपसे यहां पे क्रय मूल्य पूछा गया है? बताओ, नहीं पूछा गया है ना। तो मेरे भाई क्यों 500 बता रहे हो? ऐसे एग्जाम में गलती होती, मैं आपको यही समझाता हूं। देखो, आपकी आदत है क्रय मूल्य बताना है, अनुपात पूछा जाएगा तो A अनुपात B बताना है, भले B अनुपात A पूछ ले। लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात बताओगे, कभी लड़की और लड़के का पूछ लेता है तो वहां पे गलती कर देते हो। अब आप जो है मतलब उसको चेंज करोगे। अब कुछ लोग 550 बता रहे, भैया 550 भी गलत है, अब बताओ। अब यहां पे आप केबीसी खेल रहे हैं। केबीसी तो मतलब कौन बनेगा करोड़पति, जैसा यहां पे कुछ है नहीं। कौन सही आंसर देगा, आप क्या खेल रहे हैं? कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, केओएस खेल रहे। आओ, अब रहने दो, अब मैं नहीं मानूंगा कुछ भी। बोर्ड पे आ जाओ। आपने देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी कि 5% का प्रॉफिट था और ये कन्वर्ट हो गया 5% के लॉस में। बिल्कुल सही बताया भैया, 10% की कमी हुई और 10% की वैल्यू भाई साहब ने 50 दे रखी थी और 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 500 रुपए आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको यह पता चलेगा क्या बोला गया है। कमी कर देने पर 5% का लाभ, मतलब पहले उसको 5% का प्रॉफिट होता था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 500 प्लस का 25। ये 25 कहां से आया? इसका 5%। तो आपका राइट आंसर क्या था? 525। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल रहा है यही तो हुआ। बोला गया है कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, मतलब उसको पहले 5% का प्रॉफिट हो रहा था। अरे नहीं समझे, अब इसमें बचा ही क्या भैया? अब तो समझ में आ ही गया होगा ना। इतने आंसर गलत करने के बाद भी नहीं समझोगे, फिर तो कोपचे में लेके चलना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? आइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। शैलेश कुमार जी, गुड इवनिंग भाई। समय से आ जाया करो क्लास में। देखो कई सारे अच्छे सवाल आपके छूट चुके हैं, ठीक है? फिर आप पूरी प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो मतलब आप इस बात को नहीं समझते हो मेरे भाई, इसलिए मैं बार बार बताता हूं, ऑनलाइन जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक है, ठीक है? जैसे मोबाइल क्या है, मोबाइल का आप जितना फायदा उठाते हो उससे ज्यादा वो आपका नुकसान कर रहा है, ठीक है? उससे ज्यादा वो इस समय घातक है।
लेकिन वो आपको पता नहीं चलता, वो समय धीरे 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 बीतता चला जाता है। जैसे आप देखो, आप समय क्या करते हो, आप फोन उठाए, आपके 1.5-2 घंटे कैसे निकल जाता है, टाइम पास कर देते हो, आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही क्लास का है, आप मतलब नहीं सुधरोगे तो फिर मतलब वही होगा। देखो, जिसको सिलेक्शन लेना वो ले लेगा, फिर क्यों मतलब समय बर्बाद करो भाई। जितना आप 2-4 साल के तैयारी में पैसा खर्च करोगे, एक बढ़िया सा ई रिक्शा आ जाएगा और बैटरी का पैसा इन एडवांस रख लोगे, बाकी आप आगे समझदार है। आइए, तो यहां पे सीआई और एसआई का गैप दिया गया है 2 साल का। तो 2 साल के लिए सीआई और एसआई का जो अंतर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो अंतर कितना हो जाएगा, 20, और ये आपका हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। सुन लो वरना समझ में नहीं आएगा कैसे लिखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 4 पुट कराओगे तो ये 1/25 आएगा, मैंने वर्ग करा दिया, यानी 1/625। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 625 में 2 का गुणा कराओगे 1250, 1 0 और, यानी 12,500 क्या है यहाँ पे मूलधन है। ठीक है, क्या है, 12,500 क्या है, मूलधन है। क्लियर। हाँ बिल्कुल, सक्सेसिव से क्यों नहीं होगा भाई, सक्सेसिव से आपको करना है, ऐसे कर लो। 25 से आप क्या करोगे, 26 हो रहा है, फिर 25 से 26 हो रहा है, 4%। ठीक है, अब इनका आप अंतर कैलकुलेट करोगे, 625 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ऐसे करोगे, बताओ मुझे। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको सक्सेसिव से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, किसी को अगर और जानना है तो आप ये देखो कि आपको कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है भाई। 4%, 4%, 4 का 4% यानी 0.16% ज्यादा मिल रहा है, और ये 0.16% की वैल्यू है। ठीक है, तो वो बहुत आसान नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये मेथड फॉलो करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मतलब आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब अभी तक आपने जितने सेट किए हैं उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये रहा। इस पर्टिकुलर, मैं ये नहीं कहूंगा सबसे अच्छा सवाल तो नहीं है, बट हाँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का इससे अच्छा क्वेश्चन अभी तक हमने जो है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसमें नहीं किए हो आप, तो सॉल्व करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन हो गया। ठीक है, बोले सर डरा दिए, अब क्या ही बनाए हैं। आप कोशिश करो, क्या पता आप बना ले जाओ। मैं पढ़ देता हूं सवाल को। देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकला, जो कि डेली निकलता है, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा अपने सामान्य गति के 5/6 पर पूरा किया और बाकी दूरी को अपने सामान्य गति के 6/5 पर पूरा किया। उस दिन देवेश को लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा? उस दिन देवेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा, बताइए। कैलकुलेट करके बताइए। इसका आंसर बताएं क्या होगा। और देखो, अगर आपने सवाल पढ़ा भाई 2-4 मतलब 1-1.5 मिनट आपने ट्राई किया, आपसे नहीं बना, तो तुरंत आप कमेंट करके बता दो कि हमसे नहीं बना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सवाल बस आप देखते रह जाओ। और सॉल्व करने के बाद ही आंसर बताइएगा। ठीक है, 8:36, 8:21। अच्छा, जो लोग सॉल्व करें थोड़ा कुछ हिंट बताओगे, कौन सा कंसेप्ट वगैरह लगाया। ठीक है, मतलब आंसर जो है आपका एग्जैक्ट आया क्या। देखो, इन्होंने बोला लगभग, लगभग का मतलब क्या है, एग्जैक्ट आंसर तो आपका आ नहीं रहा होगा। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। सभी लोग कॉपी पेन रख दो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना। पहले मुझे ये बताओ, जितना मैं पूछ रहा हूं आप मुझे सिर्फ उतना बताना।
जैसे बोला गया 5/6, यानी अगर चाल का अनुपात 6:5 है तो समय का अनुपात क्या होगा सेम डिस्टेंस के लिए। कमेंट बॉक्स में देखो, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे समझ नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। अभी इसी कंसेप्ट का यूज करके सवाल को 2 से 3 लाइन में खत्म कर दूंगा, बट ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी आप बना पाओगे। तो मैंने क्या बोला भाई, अगर वो अपनी चाल के 5/6 से चलता है, यानी कि चाल का अनुपात 6:5 है, तो समय का अनुपात क्या होगा जरा कमेंट करके बताओ। कई बार आपको पढ़ाया है कि ये उल्टा हो जाता है, यानी 5:6 होगा, तो इस बात से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर चाल का अनुपात 5:6 होगा तो समय का अनुपात कितना होगा 6:5 होगा। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मैंने कई बार पढ़ा समझा रखा है, क्लास में बता रखा है। अब आ जाओ इधर। अच्छा, इसको कितना समय लगता है ऑफिस पहुंचने में? 90 मिनट का समय लगता है, ये सबको दिख रहा है भाई। टोटल समय कितना है 90 मिनट। कैसे? 7 बजे निकला, 8:30 बजे पहुंचा, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। अब इन्होंने बोला है 5वां हिस्सा, तो भैया 5वां हिस्सा का मतलब क्या है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब 18 मिनट यहां पे और बाकी 72 मिनट यहां पे। क्या इस बात से किसी को कोई दिक्कत है? अगर वो अपने जिस स्पीड से चलता था वैसे ही चलता तो 5वां भाग तय करने में, यहां पे मैंने क्या लिखा भैया 5वां भाग, मैंने ये 18 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे बोला गया है 1/5 पार्ट, यानी कि 1/5 भाग। ये समझ में आया? मतलब 1/5 में उसको जिस चाल से वो चलता है 18 मिनट यहां लगते और यहां लगते 72 मिनट। अब सुनना, भाई साहब ने अपनी गति करी है 5/6, तो समय कितना हो जाएगा 6/5 गुना हो जाएगा। यहां पे उसने अपनी चाल कर दी है 6/5, तो यहां पे उसको समय कितना लगेगा 5/6। यही तो अभी आपको समझाया, बस कैलकुलेट कर लो, सवाल आपका खत्म है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। एक सेकंड, सब कुछ सही है, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं लिखा है। ये आपका जो है चाल जो है बोला गया 5/6 पर जाता है, यानी कि चाल जो है 6 से 5 हुआ तो समय 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 × 6 216, यानी कि 21.6 आ जाएगा। और ये आपका 12×5 60, यानी कि आ जाएगा 60। तो 81.6 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 7 बजे वो निकला है, सुबह के 7 बजे, उसके बाद 81 मिनट का समय लग रहा है, तो 8:21 पर वो पहुंचेगा लगभग में। अगर एग्जैक्ट बात करोगे तो उसको थोड़ा सा समय यहां पे और लग रहा है। ठीक है, जो कि आपका क्या कहते हैं कुछ सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो एग्जामिनर ने इसीलिए पहले ही यहां पे आपसे पूछा था लगभग कितना समय लगेगा। उन्होंने लगभग क्यों दिया है, क्योंकि यहां पे ये वैल्यू जो है दशमलव में आ रही है। समझ में आया? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं भाई, टोटल समय यहां पे 90 मिनट का लग रहा है। इन्होंने बोला 1/5 हिस्सा। देखो सवाल में बोला गया एक दिन वह अपने घर से इतने बजे निकलता, उसने दूरी का 5वां भाग। ठीक है, तो दूरी का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 भाग, मतलब जहां पे उसको 18 मिनट लगते थे, इसका 1/5 यहां पे लगेगा 72 मिनट। यहां पर उसने अपनी चाल 5/6 कर दी, तो समय क्या होगा 6/5 गुना। यहां पर उसने अपनी चाल जो है 6/5 कर दी, तो समय होगा 5/6 गुना। यहां पे समय 21.6, यहां पे 60, यानी कि 81.6 मिनट का। तो लगभग में हो गया आपका ये 81 मिनट, 81 मिनट। तो 8:21 पे वो पहुंच जाएगा। और देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मैं कहता हूं भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 बार इसका आप रिवीजन जरूर करें। ठीक है, क्लास के बाद आप वीडियो को भी देखो भाई साहब लगातार। कल अब देखो वो लड़का क्लास में दिख भी नहीं रहा है, कुछ गधे टाइप के होते हैं जो कि मतलब हैं इंसान, बट वो क्या कहते हैं अपनी हरकतों से गधों वाली हरकतें करते हैं। उसने कमेंट किया था कि सर अच्छे अच्छे सवाल जो है कराओ, मतलब कराओ कि अलग अलग कठिन सवाल ले। भैया जब मैं कह रहा हूं, मैंने थंबनेल पे क्लियरली लिख दिया है 2021 का PYQ है, तो उस सेट में जो सवाल पूछा गया होगा। और मैं आपको पहले ही बताता हूं कि पेपर का लेवल ऐसा नहीं होता है।
अगर कई सेट में एग्जाम हो रहा है तो कहीं पे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे होंगे, कहीं पे आसान सवाल होंगे। ठीक है, तो अब बनाओ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ ज्ञानी होते हैं जो ज्ञान देने में जो है अग्रसर रहते हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना है नहीं। यहां पे क्या बोला गया है, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा, मैं डायग्राम बना के आपको बता दूंगा कि भुजा बीसी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है। ठीक है, भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और R पर वृत्त से स्पर्श कराने के लिए बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी को यह लग रहा हो कि आपका जो वृत्त है वो क्या कहते हैं त्रिभुज के अंदर बन रहा है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, वृत्त बन रहा है बाहर, तो उसको बाहर ही बनाएंगे। डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं, सवाल आप बना दीजिएगा। ठीक है, डायग्राम जो है हम आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन आप बना देना। ये कुछ इस तरह से है। चलो ऐसा है। ठीक है, अब अगर ये A है तो ये आपका B हो गया और ये C हो गया। बोला गया BC को P पर स्पर्श करता है, AB को करेगा Q पे और इसको करेगा R पे, ये पॉइंट है। ठीक है, अब आपसे यहां पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AQ। AQ की लंबाई क्या होगी बताओ, AQ की लंबाई क्या होगी। देखो अगर आपने कभी मतलब पढ़ रखा है तो पेपर में हो सकता है आप डायरेक्ट बता देते। ठीक है, अगर आपने ये प्रॉपर्टी ये कंसेप्ट कभी देखा है, जैसे प्रैक्टिस सेट में आप आ रहे हो, अभी आप देखोगे पेपर से पहले 2-3 बार आपको और बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो आप पेपर में फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, अब या तो आप सॉल्व कर रहे होगे, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं। यहां पे AQ जो है वो आपका पहले लिख लेना, AQ बराबर किसके है, AR के। ठीक है, क्योंकि दोनों इस पॉइंट से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो AQ बराबर AR के है और ये किसके बराबर होगा, ABC का परिमाप। अब मुझे बता देना इसका आंसर क्या होगा, ABC का परिमाप बटे 2। अब मान लो आपको ये पता था, ये कैसे होता वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी, बट आप मुझे बताइए अगर ये आपको पता होता तो आपका आंसर क्या होता। अब सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए, जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अगर आप किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हो और वो बाहर इस तरह से मतलब आकृति बन रही है, तो एक तो AQ बराबर होगा AR के और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे में 2। तो ABC का परिमाप कहां है, ABC का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़ AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA उसका आधा, यानी कि ऑप्शन नंबर A खत्म। बट बात आ जाती है इसके प्रूफ की। ठीक है, इसके प्रूफ की बात आती है, तो आइए मैं आपको प्रूफ इसका दिखा देता हूं। ये देखना है इसका प्रूफ, बताओ। अरे कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं, ये मतलब ऐसा क्यों है। ठीक है, किस तरह से होगा ये आइए समझ लेते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा भाई, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। ठीक है भाई, AB BC को मैं क्या कर रहा हूं, BP, और अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप बात देखो, समझते हो नहीं, फिर अभी कहोगे सर समझ में नहीं आया। हमने क्या बोला, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया, ये बराबर किसके होगा, मैं इसको ब्रेक करा रहा हूं, AB प्लस का, देखो BC आपका क्या होगा, BP प्लस का PC, और BP बराबर हो जाएगा BQ के, तो यहां पे हमने लिख दिया BQ। ठीक है, इसी तरह से BC में से ये हिस्सा PC बराबर होगा CR के, तो हमने लिख दिया CR प्लस का CA, इसके बराबर लिख दिया। अब ये आपका AQ के बराबर है, ये AR के बराबर है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 2AQ के। लो प्रूफ हो गया। AQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। आपको ये 1-2 बार देखना पड़ेगा, हमने 1-2 स्टेप यहाँ पे और मतलब थोड़ा सा और डिटेल में नहीं लिखा है, वो सब बातें हमने आपको बताई है। जैसे आप ब्रेक कराओगे इसको 2 पार्ट में, तो BP बराबर है BQ के, यहाँ पे PC बराबर है CR के,
ठीक है, तो AC प्लस का CR हो गया AR के बराबर। तो ये इसका प्रूफ है जो हमने आपको डायरेक्ट बताया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जो लोग नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दे। देखो इसमें आप आलसीपना ना किया करो, क्योंकि मतलब फिर आप समझते नहीं हो बात को ना भाई। अगर आपकी क्लास हो रही, आपसे बोला जा रहा, आप नहीं करोगे तो क्या होता, फिर उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सिंपल मतलब आपका वो क्या कहते हैं 1 सेकंड भी नहीं लगने होते हैं, तो वो आप अपने आप क्लास में आने के साथ कर दिया करो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। अब अगर दोनों संख्याओं में समान संख्या जोड़ी जा रही है तो उनके बीच का गैप नहीं बदलेगा। यही कंसेप्ट आप लगाते हैं एज वाला। एज में भी तो यही कंसेप्ट फॉलो होता है। तो गैप यहां पे कितने का है, 3 का गैप है और यहां पे 1 का गैप है। तो इसको 3 बनाने के लिए एक्स्ट्रा आप 3 का गुणा कराओगे, जो कि आपका इसे बना देगा 6:9। देखो अनुपात नहीं बदला है, आपने दोनों साइड 3 का गुणा कराया, बस गैप बदला है, अनुपात सेम है। तो 7:10 हो गया। ऐसा कब मिलेगा, जब दोनों साइड आप 1 ऐड कर रहे हो और 1 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 4 दी गई है, यानी कि डाटा 4 गुना दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, जरा बताना अंतर कितना है। देखो अंतर 3 यूनिट का है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 12। क्या होगा, दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 आपके सवाल का सही जवाब है। कुछ भी पूछा जा सकता है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, अंतर, जोड़, गुणा। अच्छा, इसको एक मेथड से हम लोग और सॉल्व करते हैं, वो भी आपको बता देता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अगर आपको, बट देखो मेन ये है ना कि आप किस मेथड से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये वाला तरीका आप एज में भी यूज करते हो, आयु वाले प्रश्नों में, तो आपके लिए थोड़ा सा मतलब कॉमन है, आसानी रहता है। बाकी ऐसे कर सकते हो, दोनों अनुपात आपने लिख लिया, ठीक है। क्या किया गया, बोथ साइड आपने 4 ऐड किया, तो चिन्ह से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तिरछा गुणा करा लो, तो 20 और 21 में से आपने 20 घटाया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है, 28 और 40। तो 40 में से 28 घटाओगे, यानी कि आपका हो गया 12, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 होगी। डिफरेंस कितना है, अंतर 1 यूनिट है, तो वो 1 ना होके क्या होगा, मतलब 12 गुना हो जाएगा। तो 1 गुणे 12 यानी 12 आपका सही जवाब। तो आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हो, बट मेन क्या है, मैंने बताया, आपने देखा, तो जरूरी नहीं आप सवाल बना लोगे। कल को बोला जाएगा 5 जोड़ा जाता है, 3 घटाया जाता है, तो वहां पे चिन्ह का यूज भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए है क्या, मतलब जब तक आप पूरा पढ़ते नहीं है या फिर हर टाइप के प्रश्न करते नहीं हो, तो चीजें फिर मतलब पेपर में गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। पांच पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो दीवार अधिक होने का मतलब क्या है, आपने टोटल वर्क बढ़ा दिया, ठीक है। तो 5 आदमी दीवार को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये मैंने 3/2 क्यों लिखा भाई, 50% अधिक, यानी कि 50% ज्यादा जो बोला गया है उसके लिए आ गया 3/2, यानी कि 150% काम करना है अपना। अब बोला गया 10 दिन में बनाना है, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, बस कैलकुलेट कर लीजिए। 5 से डिवाइड करोगे 2 बार, और ये 2 से चला जाएगा आपका 6 बार, तो 18/2, यानी कि कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, 9 की, ठीक है।
इन्हें एक ऑप्शन 3 भी देना चाहिए था तो लोग गड़बड़ करते। ठीक है, एक ऑप्शन अगर 3 होता तो वहां पे गलती के चांसेस होते। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता। अवमूल्यन का मतलब क्या है, उसकी प्राइस कम हो रही है 20% के हिसाब से, हर साल 20% कम हो रही है। तो पूछा जा रहा 2 साल बाद कार का मूल्य मतलब बताया गया है आपको 4,80,000 हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। अब यहां पे हर साल 20% से कम हो रहा है, 2 साल बाद की कीमत आपको बताई गई है। तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो यहां पे सिंपल आप क्या करेंगे, हम मान लेंगे कार का इस समय का मूल्य जो है वो x रुपए है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। अब यहीं पे देखना कैसे, कमी का मतलब क्या है भाई, 5 पे 1 से कमी हो गई, यानी कि ये 4/5 हो गया पहले साल में, फिर अगले साल भी 4/5 गुना हो गया, और इसके बाद कीमत आपको बताई गई है 4,80,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4,80,000 इसकी कीमत हो जाती है। तो कैलकुलेट कर लेते भाई, 16 से डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 30,000, और फिर 25 का गुणा कराओगे 75, यानी कि 7.5 लाख, 7,50,000 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ये इस समय का कार का कीमत है। 2 साल बाद कीमत कितनी हो जाएगी, 48,000 मतलब 4,80,000। आपसे इसी प्रश्न में 1 साल पहले या फिर 4 साल बाद की भी कीमत पूछी जा सकती है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है भाई, शुरुआत में ही बोल दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा आपका बदल रहा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बताइए, आपका पैसा हर साल R% से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, हर साल आपको बराबर ब्याज नहीं मिलता है, हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बराबर होता है बट बराबर ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, आपका पैसा R% से बढ़ता चला जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पे 1,08,000 बता रहे हैं, भाई सिंपल है, 5 साल में पैसा आपका 2 गुना हुआ है। ठीक, अब 15 साल में क्या होगा, 15 ईयर, यहाँ पे 3 हुआ, अब कई लोग 6 गुना करा देंगे, हालांकि 6 गुना यहाँ पे दिया नहीं गया है वरना वो आंसर बता देते। तो 2 की घात 1 है, यानी कि 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, समय का गुणा जो है वो गुना की घात में जाता है, तो 2 की घात 3 का मतलब 8 गुना हो जाएगा। तो 12,000 गुणे 8 यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा, 96,000, 96,000 रुपए। ठीक है, तो आपका पैसा क्या होगा, 96,000 यानी कि 96,000 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है आपका। और सब लोग सी क्यों बता रहे हो, ये 1,08,000 कैसे बता रहे हो मेरे भाई, हैं क्या करके मानोगे, ये सी कैसे आ रहा है सबका, नकलचियों, सिंपल सा है, 5 साल में 2 गुना, यानी कि 2 की घात 1, समय अगर आप 3 गुना करो घात 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं 8 गुना से, 8 गुना होके तो ये आपका 96,000 हो जाएगा।
अब जानबूझ के कंफ्यूज हो रहे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ले जाओ सी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, अब देखो जो लोग झूठ मूठ का अब ये सब बता रहे हैं ना, मैंने 3 पढ़ लिया था। अगर 5 साल में पैसा आपका 3 गुना होता तो 15 साल में पैसा आपका 27 गुना होता। आंसर तब भी ये नहीं आता। ठीक है, तो झूठ मत बोलो। ठीक है, झूठ बोले सवाल गलत हुए, इसलिए झूठ मत बोला करो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहां पे क्या दिया गया भाई, ये सारे डाटा दिए गए, कैलकुलेट करिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रैकेट वगैरह में वैल्यू कितनी आएगी। गुणा कराओगे ये 0.4 आएगा, यानी कि ये आपका सॉल्व होने के बाद 1 दे देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्व करोगे ये आपका 0.2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया भाई, भाग लगाओगे ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 2.2 गुणे 1 आ गया। माइनस का 1/2 गुणे ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.2 में से आप देखो, देखने में मतलब थोड़ा सा तो लग रहा था कि कैसा प्रश्न है, बट है तो 2 लाइन का सवाल ना। देखने में ये आपको लग रहा होगा दशमलव है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, फलाना है, लेकिन था आसान। ठीक है, बट ये भी लोग गलत करते हैं पेपर में। कई लोग देख के ही छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है ना जाने इसमें मतलब क्या है ऐसा। इसका आंसर बताइए। कोई हेल्प नहीं करूंगा, क्वेश्चन पढ़िए, डाटा दिया गया, सब कुछ दिख रहा है। नाम अगर ना दिख रहा हो मैं आपको बता देता हूं, ये अमित है, ये सौरभ है, ये कृपाल है, ये ऋषभ है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अमित, सौरभ, कृपाल, ऋषभ, पृथ्वी। ये मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं भाई। 25 है, ये 30 पे एकदम मार्क किया गया है, ये आपका 20 पे मार्क किया गया है, ये 35 पे, ये 40 पे। इसका पहले निर्देश पढ़ो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो एग्जामिनर ने क्या किया, टाइम एंड वर्क के प्रश्न को ग्राफ के माध्यम से पूछ लिया। और चलो डाटा अगर किसी को ना दिख रहा हो भाई साहब, मैं बता देता हूं। सौरभ और कृपाल की बात करिए। सौरभ का डाटा लिख देता हूं, ये 30 पे मार्क किया गया है और कृपाल का 20 पे मार्क किया गया। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। ठीक है, हलवा प्रश्न है, बट लेकिन ये डरा देगा पेपर में, ये डरा देगा, इतना तो तय है। यहां पे अंक वगैरह दिख नहीं रहे, बोले क्या किया जाए इसमें। देखो सिंपल बोला गया है, नीचे दिए गए ग्राफ में, बगल में दिए गए ग्राफ में किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। पूरा कर लेंगे। अब एक का डाटा है 30 दिन, एक का डाटा है 20 दिन, तो 30 और 20 का आप जब एलसीएम लोगे, आपको पता है ये आएगा 60। एक करेगा काम 2 यूनिट, दूसरा करेगा काम 3 यूनिट, तो समय कितना लग जाएगा, टाइम कितना लगेगा, 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 60/5, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो क्या होगा, 12 आपके सवाल का सही जवाब था। सिंपल सा ही प्रश्न था ये। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कैलकुलेट करके बताइए। अब तुम कृपाल को 15 समझ लो या फिर 150, तो क्या कर सकते हैं भाई, मैंने सब कुछ लिख दिया था, फिर भी आप जो है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बराबर 0 दिया गया, यानी कि √3
tan 2 थीटा ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, 3 के हो जाएगा। तो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग लगाओगे √3 का तो यहाँ पे √3 बचेगा, और √3 tan कब देता है, 60 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि 30 अंश क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, 60 भी बता रहे हैं लोग, बताइए इतनी जल्दबाजी क्यों है, पेपर में भी ये सब गलतियां होंगी। ठीक है, तो 60 डिग्री तो आया, बट वो थीटा की वैल्यू नहीं है, वो 2 थीटा की वैल्यू है, तो थीटा आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अशोक, अनु, रूबी, युक्ति, माही, निहाल, प्रिया, राना, रूबी, त्रिदेव, बहुत बढ़िया। इसका आंसर सभी लोग बताइए। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सेशन को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रेगुलर आप क्लास अटेंड करो। 10-15 दिन में देखो आप, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ के साथ आपको ये भी पता चलेगा आप कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सब आप काम नहीं करोगे, सुधार नहीं करोगे, उस पर विचार नहीं करोगे, तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। भाई लोग 5-5, 10-10 साल पढ़ते रहते हैं, वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, जब तक आप अपने कमियों को सुधारोगे नहीं, फिर कोई बदलाव नहीं होगा। आपको लगेगा आपको आ रहा है, लेकिन पेपर में क्या होगा, सारी हवा, मतलब सारी जो हवा है वो निकल जाएगी। हवाबाजी जो करते हैं ना, कि मेरा तो सब कुछ तैयार है। आंसर बताइए इसका क्या होगा। ये देखो, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न लगा, क्योंकि मतलब हम लोग आमतौर पे जब क्वेश्चन करते हैं इस तरह के डाटा मतलब नहीं दिए जाते हैं। कई बार स्टूडेंट मतलब ऐसा पढ़ने के बाद वो पेपर में कंफ्यूज हो सकता है, उसको ये लगेगा कि मास्टर ने तो कराया था यहाँ परसेंटेज, यहाँ अंक, यहाँ परसेंटेज, यहाँ अंक, और वो कंफ्यूज कि अब सवाल में बनाऊं तो बनाऊं कैसे। तो भैया सिंपल यहाँ पे क्या था, आप समझो, बोला गया 65% नंबर लाया, लेकिन आहर्ता से, आहर्ता का मतलब पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स से वो 20 अंक कम है। यानी कि अगर इसको 20 नंबर में और दिला देता हूं तो ये क्वालिफाई कर जाएगा। अब बोला गया वो 80% अंक पाया, जो कि 5% ज्यादा है आहर्ता से, मतलब क्वालिफाई करने के लिए उसको 75% ही चाहिए था। तो सवाल तो आसान हो गया। तो 5% नहीं 10% की वैल्यू यहां पे हो जाएगी आपकी 2 के बराबर, 10% 10% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 20 के बराबर, 1% आपका 2 के बराबर, तो 100% यानी कि पूर्णांक कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कुछ लोग तुक्का लगा रहे थे ऑप्शन नंबर बी आपका गलत था, 500 जिन्होंने बताया अभी। ठीक है, ये कौन है भैया, शैलेश कुमार, 4 कैसे आ रहा तुम्हारा है। चलिए इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। इन्होंने क्या बोला है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अब बताओ इसमें क्या जोड़ा जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। हम ऑप्शन से ही करेंगे। भाई आपको पता है 1000 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है, बताइए 1000 आपका क्या है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो अगर किसी को जल्दबाजी में ये लग रहा हो कि ये पूर्ण वर्ग है तो गलत बात। 1000 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, 10,000 होता या फिर 100 होता वो पूर्ण वर्ग होता। ठीक है, और देखो अगर आपको स्क्वायर वगैरह याद है तो आपको पता होगा 1024 आपका क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। ये 32 का स्क्वायर है। तो आप बताओ न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़नी पड़ेगी, आपको 25 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब प्रॉपर मेथड आप अप्लाई करते हो, जैसे संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है जो पता करने के लिए आप मेथड लगाते हैं, उसी मेथड से ये पता किया जाता है। बट क्योंकि डाटा आसान है तो आप डायरेक्ट कर लो, इसमें कुछ भी और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। बताइए शेषफल क्या बचता है, 7, 10 और 13 बचता है। कैलकुलेट करके बताएं। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। अब देखो कल भी आपको एक ऐसा ही सवाल कराया था, वो भी पेपर में आया था, बट उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान था। ठीक है, याद आया, शेषफल समान आ रहा था। मैंने क्या बोला था, इस टाइप का जहां भी आपको प्रश्न मिलेगा ना, उनका अंत मतलब जो शेषफल है, अंतर जो है वो बराबर आ रहा होगा। शेषफल नहीं, अंतर बराबर आ रहा होगा। जैसे 18 से भाग लगाते हो, 21 से भाग लगाते हो, 24 से भाग लगाते हो, शेषफल यहां पे आपको मिला 7, यहां पे मिला आपको 10 और यहां पे मिला 13। आप ध्यान से देखें तो हर जगह इनका डिफरेंस कितना आया, 11, यानी कि अंतर इनका कितना आ रहा है, 11। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व कैसे होगा भी, आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है 18, 21 और 24 का, क्योंकि इनसे डिवाइड किया जा रहा है। तो 18 और 24 का एलसीएम तो हो जाएगा 72। ध्यान से समझना, 18 और 24 का हमने डायरेक्ट देखा 72 होगा। 3 से डिवाइड है, 7 की कमी है, मतलब आपने 7 का गुणा करा लिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 490 प्लस का 14 यानी कि 504। तो इसका मतलब संख्या क्या होगी भाई, संख्या होगी 504 का कोई भी मल्टीपल आप ले लो और उसमें से 11 घटा दो। अब कुछ लोग कहेंगे सर 11 अगर हम जोड़ दें तो, भैया आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आप यहां पे 11 जोड़ देते हो, प्लस 11 कोई करता है, ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल 11 बचने लग जाएगा और आपको शेषफल अलग अलग चाहिए, यानी कि हमें 11 की कमी महसूस हो। तो जब 11 की कमी महसूस होगी, मतलब रिमाइंडर आपका -11 आ रहा है। सोचो 18 का भाग लगाया, नंबर सिस्टम में पढ़ा है, -11 आया, मतलब शेषफल 7। 21 का भाग -11, शेषफल आया 10। 24 का भाग -11, शेषफल 13। समझ गए? तो इसलिए आप माइनस करते हो। अब यहां तक तो क्वेश्चन ठीक था, बट इसके बाद ऑप्शन आपकी पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार बैठा था पेपर में। भाई सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है 6 गुना हमें कराना है, तो n की वैल्यू जैसे ही आपने यहां पे 6 रख दी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3024 और इसमें से आप 11 घटा दोगे तो 3013 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? 3013 आपके सवाल का सही जवाब था। थोड़ा सा क्वेश्चन और कैलकुलेटिव हो सकता था। अब देखो ऑप्शन की वजह से आपको इसका यूज नहीं करना पड़ा, मतलब ये हमें पता, अब तो 23 से इसको डिवाइड होना ही पड़ेगा, वरना फिर आपको 23 से डिवाइड करा के चेक कराना पड़ता, तो क्वेश्चन अच्छा बनते बनते रह गया। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास आपकी डेली रात के 9 बजे होती है और आपके अपकमिंग रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास में 24 है, तो इसके बाद अभी 4 प्रश्न और हैं। ठीक है, अगर किसी को बेचैनी घबराहट हो रही हो उनके लिए बता रहा हूं। x अनुपाते y 3:4 है, यानी कि x और y का अनुपात बताया गया 3:4। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, सीधा x का मान 3, y का मान 4। ठीक है, x का मान 3 और y का मान आप 4 पुट करा दीजिए, तो वैल्यू कितनी दी गई, 4x, यानी कि हो जाएगा 4 3 12 और 3y यानी कि 3 गुणे 4 12। ठीक है, फिर दिया गया 4y यानी कि 4 × 4 16 हो गया, माइनस का 4x यानी कि 12 हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा,
24 और बटे में आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 6:1। तो 6:1 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 6:1 क्या है आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, बनाओ जरा इसको। अब देखो वो भाई साहब आज क्लास में नहीं, जिन्होंने कल के वीडियो, 2 लोगों ने हालांकि कमेंट किया हुआ है ऑफलाइन, तो मैं जानता हूं ये किस टाइप के लोग हैं, फिर मैं इसीलिए जो है फिर कुछ, बाकी देखो जो रेगुलर कमेंट मतलब रेगुलर जो पढ़ाई कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, उनको पता है। और भाई साहब ये एकदम सिंपल सी बात है कि पेपर एक जैसा नहीं होता। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर एक तरफ से कराए जा रहा हूं तो कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें ज्यादा अच्छे प्रश्न है, कोई पेपर थोड़ा सा आसान होगा, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बोला था भाई साहब, मैं खुद बता दिया था आपको, कल वाला पेपर आसान था। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। हाँ, नहीं बनेगा तो समझने के लिए तैयार हो। चलो थोड़ा सा हिंट भी आपको दे देता हूं। इन्होंने बोला है यदि समीकरण का एक मूल 5/2 है, अगर ये इसका मूल है मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, आप x का मान 5/2 रखोगे तो ये 0 के बराबर होगा, वहां से आपको m की वैल्यू मिलेगी, और m की वैल्यू के बाद आपको पूरा प्रॉपर एक इक्वेशन यानी कि समीकरण मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप दूसरा मूल पता कर लोगे। ठीक है, या फिर आप एक कंसेप्ट ये भी लगा सकते हो, मूलों का योगफल आपको पता चल जाएगा। खैर मूलों का योगफल अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मूलों का योगफल आपको पता चल जाएगा, उससे आपका काम बन जाएगा। बट अभी देखो योगफल नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना m की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आएगी फिर मामला कुछ चेंज होगा। मतलब आप एक बार ट्राई करो, बाकी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, तो एक मूल जो है 5/2 है, यानी कि आप x का मान 5/2 पुट करा दोगे, तो हम लोग x का मान 5/2 इस समीकरण में पुट करा रहे हैं। एक बार कोशिश तो कर लो, 1-2 बार कुछ तो कम से कम कैलकुलेशन कर लो, वरना देखो मैं तो फिर बता ही दूंगा क्या होना है कैसे होना है, लेकिन उससे फिर कोई फायदा आपको नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कराएं 2 × 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 8 × 5/2 और माइनस का m = 0। देखो क्योंकि यहां पे वैल्यू 25/2 आएगी तो मैं इसको भी /2 के रूप में ही लिख रहा हूं, माइनस का 40/2, ये 20 है मुझे पता है। ठीक है, तो m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई, m का मान आ गया माइनस का 15/2। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए, बट इसकी सहायता से आप नहीं बता सकते हो कि अभी हमें दूसरा मूल भी पता करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, m की वैल्यू इस समीकरण में पुट करा रहा हूं। प्लीज बोर्ड पर ध्यान से देखना, जैसे ही मैं m का मान माइनस का 15/2 रखूंगा, फिर मैं 2 का गुणा भी करा दे रहा हूं। चलो लिख देता हूं, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2x² माइनस का 8x, m की वैल्यू माइनस का 15/2 है, तो यहां पे वैल्यू प्लस का 15/2 बराबर 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4x² माइनस का 16x प्लस का 15 = 0, ये आपका आ गया समीकरण। अब मुझे जरा आप ये बता दो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा यहां पे, -b/a, यानी मूलों का योग हो जाएगा 4। ये कैसे पता चला भैया, माइनस का b/a होता है, यानी 16/4 से ये आपका आ गया 4। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे चैप्टर वाइज में पढ़ा हुआ है, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, और उसके बाहर कुछ बनता ही नहीं है। आप जाकर देखो उसको, तो कम से कम पढ़ लो। नंबर सिस्टम के साथ साथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके पढ़ो, ये सब समझ में आएगा।
तो अगर एक मूल आपका 4 है, दूसरा 5/2 है, तो 4 में से 5/2 घटा दोगे तो दूसरा मूल आ जाएगा 3/2। यानी ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो मूलों का योग यहीं से पता चल रहा था, क्योंकि जो m में बटे में आएगा वो दोनों में गुणा होगा तो भाग होके फिर से बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो मूलों का जोड़ आप यहीं से पता कर सकते थे, हमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मूलों का योग आप वहीं से पता कर सकते थे, 8/2 यानी कि 4 आ जाता। बट ठीक है, मैंने आपको समीकरण क्या होगा ये भी बता दिया, समझा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, गायब ही हो गया। ये जादू कैसे हो जाता है? अच्छा, आ भी जाता है। चलिए अच्छा हुआ आ गया, कम से कम पीडीएफ में वो रहेगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। और जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई साहब क्लास में आने के साथ देखो कोशिश तो ये किया करो, जैसे कल का इवेंट बन चुका, आप इन एडवांस सेशन को लाइक वगैरह कर दिया करो, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ इतने लोग एक्टिव हैं, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं क्लास का। ठीक है, हाँ अनु पांडे, वो सब करने की जरूरत नहीं, वो तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हो। देखो दो संख्या का अगर जोड़ पता है, एक संख्या उसमें से पता, एक मूल पता है, तो दूसरा आप घटा के निकाल लोगे। बाकी तो उसका फिर आप फैक्टर कराते, फिर दो समीकरण बनाते, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते। यदि दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका आंसर सिंपल क्या होगा, आंसर क्या होगा भाई, 56/2 मतलब 56/2 यानी कि संख्याओं का जोड़ आ गया 28। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे जोड़ 28 आ रहा हो, बात खत्म। लेकिन बात आ जाती सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसको आप समझ लीजिए। देखो m² - n² ये आपका किसके बराबर होगा, m + n और m - का n। कोई दिक्कत? अब दो क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं, तो उनका अंतर तो दो ही होगा ना। कोई भी आप क्रमागत विषम संख्या लेकर देख लो, 3 5, 13 15, 27 29, 31 33, 47 49, 55 57, कोई भी आप दो क्रमागत विषम संख्या लोगे तो उनका अंतर दो आएगा। इसलिए अगर क्रमागत सम या विषम संख्या दी गई है तो उनका जोड़ क्या होता है भाई, वर्गों के अंतर में आप क्या करते हो, सिंपल 2 का भाग लगाते हो। ठीक है, ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बाकी ये आपका एकदम आसान है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। x√12 = 4 प्लस का x√3, तो x का मान क्या होगा। अब ये भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत परेशान कर दे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करे, बट अगर आप सॉल्व करोगे तो आसान है। देखो थोड़ा सा बस मतलब आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे सिंपल देखो, बहुत ही मुझे अचानक से याद आ गया, जैसे जब कोहरा पड़ा होता है, आप यहां पे खड़े हो, ध्यान से समझना, ये आप हो, ठीक, आप यहां खड़े हो, यहां पे फिर आपको कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, आगे का रास्ता नहीं दिखता है, आप भाई साहब बढ़ गए आगे, ठीक। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, आगे का रास्ता, आप बढ़ रहे हो, आगे का रास्ता जो है क्लियर हो रहा है, आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता जो है, रास्ता क्यों मिट जा रहा है, आप आगे बढ़ते चले जाते हो और रास्ता जो है आपका वो दिखना स्टार्ट हो जाता, मतलब आप यहां पे जब खड़े होते हैं तो आपको और दूर तक दिखता है। तो कहने का मतलब क्या है,
ऐसे बैठ के इसको दिन भर देखो, रात भर देखो, आंसर नहीं आएगा सवाल का। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। जैसे √12 आपका क्या है भाई, 4 गुणे 3 है, यानी कि आपका आ जाएगा 2√3। तो 2√3 में से x घटाओगे, चलो एक बार लिख देता हूं वरना तो डायरेक्ट ही है ये, कुछ इसमें ऐसा है नहीं। 4 प्लस का x√3, ये इधर आया घट गया तो ये आपका हो जाएगा √3, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, कुछ लोग 2√3 आंसर बता रहे हैं, पता नहीं कैसे बता रहे। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4/√3। x का मान कितना होगा, 4/√3। अरे ठीक हो, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और प्लेलिस्ट देखो, जो लोग मतलब बीच में जुड़े हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। प्रीवियस ईयर के 17 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको और करा दिए हैं। अगर आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करोगे, लगभग 500 से ज्यादा सवाल मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देखिए। चैप्टर वाइज का मैंने अलग से बनाया है, जिसमें नंबर सिस्टम और एक टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों कंप्लीट है। आप जाकर पढ़ो, नोट्स बनाओ, कम से कम उसके सवाल आपसे गलत ना हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखो, ये हो गया खंबा और ये हो गया परछाई। अच्छा, कोई उन्नयन कोण इधर मत बना देना भाई, यही होगा उन्नयन कोण। इधर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये छाया होगा, ये खंबा है। अब बता दो यहाँ पे tan थीटा आपका कितना आ रहा है, 1/√3 आ रहा है ना। और थीटा आपका 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। खत्म सवाल है। और हमें पता है 75 तो ऐसे ही नहीं होगा। ये सब किस लिए दिया गया है, 90 इनफाइनाइट होता है भाई, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 1090 आपका इनफाइनाइट होता, अनंत होता है। अनंत होने का मतलब क्या है, 1/0। मतलब एकदम इसके ऊपर से जब परछाई पड़ेगी तो छाया बनेगी ही नहीं।